दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू भारत मंथन एकेडमी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में फैमिली वाले टॉपिक को कवर करा। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया एक होलिस्टिक टॉपिक कवर किया। अब हम कवर कर रहे हैं एजुकेशन को। जितने भी कॉमास लगे हुए हैं उनको हम इंडिविजुअल लेक्चर में कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको कवर किया जाएगा। इसके अगले लेक्चर में हम स्ट्रेटिफिकेशन को कवर करेंगे, उसके बाद क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये पूरा बुलेट कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि पूरे ही लेक्चर पॉइंट टू पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म में बनाने का प्रयास यहाँ पर भारत मंथन एकेडमी और भारत मंथन की टीम द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे हमको इसमें क्या पढ़ना है। समाज में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उसके अंदर हमको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले लोग खेती किसानी कर रहे थे, अब लोग स्किलफुल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। इसी वजह से एजुकेशन की भी जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई के तरीके, पढ़ाई के पैमाने भी बदल रहे हैं। जैसे कि हमारी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें हमने एआई को इंटीग्रेट किया। ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ओवरऑल अब क्या हो रहा है, स्किलफुल एजुकेशन, स्किलफुल वर्कर्स बनने की बात की जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपांड कर रही हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। भारत में पहले क्या ट्रेडिशनल एजुकेशन हुआ करता था, इसकी क्या विशेषताएं हुआ करती थी। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ अपर कास्ट लोगों तक सीमित थी। उसके बाद जो पढ़ाया जाता था वो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल चीज़ें पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर जेंडर बेस्ड एजुकेशन हुआ करता था। पुरुषों को पढ़ने की, लड़कों को पढ़ने की यहाँ पर जो है उनके पास ही ठेका था पढ़ने का, और जो है इस तरीके से गर्ल्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड थी। इसके बाद जो प्रिजर्व्ड सोशल हायरार्की थी, मतलब अपर क्लास को हायर एजुकेशन तक मिलेगा और लोअर क्लास को जो है एजुकेशन नहीं मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। उसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है एंशेंट इंडिया में जो वैदिक एजुकेशन है, जो गुरुकुल्स हुआ करते थे, वो मेनली अपर कास्ट बॉयज़ तक ही सीमित थे, और जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं उनको सिर्फ कुछ ही समय तक का एक्सेस या उनको एक्सेस नहीं दिया जाता था। इस तरीके की चीज़ें हमको ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन में देखने को मिली। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि एक बार ये वाला जो पीएमपी प्रोग्राम आप देख रहे हो, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमारी टीम द्वारा करवाया जाता है, जिसमें वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं, सिलेबस ओरिएंटेड टारगेट होता है, पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट पेपर्स यहाँ पर दिए जाते हैं, संडे टू संडे टेस्ट होता है, और जो मेंटोर्स हैं वो आपसे पर्सनली कनेक्ट होंगे, आपको पर्सनली गाइड करेंगे, आपको टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये वाली जो बात है, इसको लेकर ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा ध्यानपूर्वक बनाया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ें और जो अन्यथा चीज़ें हैं उनको ज़्यादा समय ना दें। तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस से लेक्चर में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो एजुकेशनल में जो हमको चेंज देखने को मिले, पहले जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी हुआ करती थी, वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन, कास्ट बेस्ड एक्सेस हुआ करता था, और यहाँ पर हायरार्की को मेंटेन करते थे, ट्रेडिशन ओरिएंटेड ये हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब से डेवलप होती है, तो वहाँ पर साइंटिफिक एजुकेशन वाली चीज़ आ गई, सबके लिए ये चीज़ ओपन हो गई। यहाँ पर मोबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, माइग्रेट कर रहे हैं लोग, जो रूरल एरियाज से हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाके माइग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इनोवेशंस को भी ध्यान में रखा गया है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और ट्रेडिशनल सोसाइटी में, दोनों में आपको यहीं पे अंतर समझ में आया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि आईटी कंपनी में कोडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, ना कि रिलीजियस नॉलेज। ठीक है,
जो कास्ट बेस्ड एक्सेस है और अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये चीज़ ओपन हो गई है, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी सभी कास्ट के लोगों को पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है। प्रमोट्स मोबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जो इंजीनियर है वो रूरल एरिया से निकलकर इसरो जैसी जो है कंपनीज में और काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, यहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टार्टअप्स और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस्ड है। ओवरऑल मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो अब एजुकेशनल चेंज हुआ उसमें आईआईटी, एनआईटीज़, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। फिर उसके बाद आईटीआईज़, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर बन रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को फ्यूल अप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ तक हमारा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एजुकेशनल में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एजुकेशन में जब बदलाव हुए तो उसके कारण समाज में क्या बदलाव हुए। तो एक सोशल मोबिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि मैंने ऊपर भी बात करी थी कि एजुकेशन से क्या हुआ कि सोशल और इकोनॉमिक पोजीशंस जो है चेंज हो गई। यहाँ पर मेरिट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। जैसे मान लेते हैं कि एक किसान है, किसान का बेटा है मध्य प्रदेश का, उसने यूपीएससी क्लियर किया और वो आईएएस बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज में उनका तबका ऊपर की तरफ आगे बढ़ गया, तो इसको कहते हैं हम सोशल मोबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था उसने वीकन अप किया, जो ट्रेडिशनल हमारा कास्ट और ऑक्यूपेशन हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया। जैसे आज की डेट में दलित स्टूडेंट है वो आईआईटी से पढ़कर जो है बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल समाज में कैसे बदलाव हो रहे हैं एजुकेशन मतलब एजुकेशन पाने के बाद। जैसे यहाँ पर यूपीएससी निकाला, यहाँ पर आईआईटी क्रैक किए, ये वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हमने को सोशल मोबिलिटी दिखी। यहाँ पर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन से बदलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ एजुकेशन के बाद, तो समाज में कैसे इक्वेलिटी की बात करने लगे लोग, लिबर्टी की बात करने लगे, उसके बाद रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई। ये सारी चीज़ों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। साइंटिफिक टेम्पर लोगों में डेवलप हुआ, लोग दकियानुसी या रूढ़िवादी सोच से हटकर आज के डेट में क्वेश्चनिंग करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है। ह्यूमनिज्म, मतलब सभी को लोग अब इक्वली लगभग ट्रीट करने लगे हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे नेशनल साइंस डे होता है, जब सभी लोग जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ना कि हम जो जो पहले से हमारे सुपरस्टिशंस बिलीव्स वगैरह थे उनको हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब फैमिली में क्या इफेक्ट हुआ जब एजुकेशन में बदलाव हुई, तो एजुकेशन में जब ज़्यादा एजुकेशन हुई तो डिलेड मैरिज हमको देखने को मिल रही है, स्मॉलर फैमिलीज अब बन गई हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की लोग बात कर रहे हैं, और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अब हमको इंडिया की सोसाइटी में देखने को मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा देख सकते हो कि अगर एक लड़की एमबीए कंप्लीट करके शादी करती है तो वो उसके बाद भी अपना कैरियर जो है इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें हमको समझ में आई। अब हम कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में बिना सोशियोलॉजर्स के कोटेशंस के आप आंसर अच्छा नहीं बना सकते। फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, इमाइल दुर्खेम की थ्योरी थी फंक्शनल पर्सपेक्टिव थ्योरी। यहाँ पर ये बताते हैं कि एजुकेशन ने समाज में एक सॉलिडेरिटी बताई, एक मतलब एक यूनिटी बनाई, और यहाँ पर प्रिपेयर किया है उसने सभी इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति को प्रिपेयर किया है समाज के लिए। ठीक है, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एक होलिस्टिक वे में इंडिया में मनाते हैं, इसका बढ़िया सा एग्जांपल ये है। अब तालकोट पर्सन्स क्या बोलते हैं, तालकोट पर्सन बोलते हैं एजुकेशन जो है वो बस जॉब पाने के लिए है और मेरिट बेस्ड है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ने यूपीएससी क्रैक किया, जेई क्रैक किया, नीट क्रैक किया, तो उनका ध्यान मतलब समाज में एक मेरिट बेस्ड एजुकेशन पे था तालकोट पर्सन्स का। इसको इस तरीके से याद रखिए। यहाँ पर इमाइल दुर्खेम ने एक यूनिटी वाली चीज़ को सॉलिडेरिटी में बताया, तालकोट पर्सन मेरिट बेस्ड कर रहे हैं बात। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, राइट। इस तरीके से याद रखिए। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो कि बॉलेस और गिनिट्स
ने एक करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल दिया था। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो स्कूल हैं वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो जो अथॉरिटी है, उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसकी जो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन रख सके। मतलब जो स्कूल के जो रूल्स हैं वो यूनिफॉर्म, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो कि एक इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, कंपनी में आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में आप काम कर रहे हो और आपको 10 बजे पहुंचना है, 5 बजे लॉग आउट करना है तो 5 बजे ही होगा। इस तरीके की चीज़ें हमको स्कूल से ही सीखने को मिलती है, क्योंकि स्कूल हमारा 7:30 से 8 बजे लगता था, 1 बजे छूटता था। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसके बाद सोशल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक सेकंड, यहाँ पर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे, तो बोलेस और गिनिट्स की बात हमको समझ में आई कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बात सही थी। सोशल रिप्रोडक्शन के हिसाब से इस चीज़ को देख लेते हैं कि एजुकेशन यहाँ पर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। एक बात ये भी है, क्योंकि जो वेल्दी फैमिली के बच्चे हैं वो नीट आईआईटी की कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, उसका एडवांटेज ले पाते हैं, और जो बाकी के लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ पर एक गैप बढ़ रहा है अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी भी हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद हम पेरेरे बोर्दियू की जो कल्चरल कैपिटल थ्योरी है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो बच्चे हैं उनको जब पढ़ाया जाता है एक फैमिली द्वारा, तो वहाँ पर एक स्किल, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एजुकेशनल सपोर्ट के साथ में, और जिनको इस तरीके की स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे इस इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन स्टूडेंट है, वो बहुत ही अच्छे से एलाइट कॉलेज में जा सकते हैं कंपैरेटिव टू जो रिमोट विलेज है उससे। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली ये परफॉर्म करते हैं बेटर, और यहाँ पर उनकी लैंग्वेज स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और कॉन्फिडेंट होते हैं, और एजुकेशनल का काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलता है। इसके बाद अमृत सेन और जैन दिरेजी की कैपेबिलिटी अप्रोच को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, एजुकेशन यहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एम्पावर करता है इंडिविजुअल को बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो एजुकेटेड वुमेन है उसको अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होगा, हेल्थ केयर के बारे में और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। मतलब इन्होंने बियॉन्ड द एम्प्लॉयमेंट इस चीज़ को देखा कि किस तरीके से एक अवेयर्ड पीपल बनना समाज में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो यहाँ तक आपको सोशियोलॉजिकल जो हमने थ्योरीज़ हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजर्स की मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया, जिसमें हमने इमाइल दुर्खेम की फंक्शनल पर्सपेक्टिव थ्योरी, तालकोट पर्सन्स की, उसके बाद बोलेस और गिनिट्स, इसके बाद हमने पेरे बोर्दियू की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने अमर्त्य सेन और जैन दिरेजी की थ्योरी पढ़ी। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का एजुकेशन पे। तो यहाँ पर आपको अभी तक आप इस चीज़ से ये समझ चुके होंगे, जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी इन चीज़ों से जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं उससे संबंधित होगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एजुकेशन पे। तो यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है एजुकेशन का, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनी। 1990s के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बने। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, जहाँ पर आईटीआई, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से स्किल्ड वर्कर बने। ठीक है, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, यहाँ पर फीमेल लिटरेसी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आज की डेट में जो है रूरल राजस्थान से निकल कर भी हायर एजुकेशन को परस्यू कर रही हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन बने, जैसे आईएम्स, आईआईटीज़, आईआईएम्स, ये होता है प्रोफेशनल एजुकेशन। यहाँ पर हम जो है मेडिसिन, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और हायर डिग्री लेकर जो है फिर जॉब वाली चीज़ होती है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन बाय प्रोफेशन ये होता है। इसके बाद हमने ये सारी बातें करी अभी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑन एजुकेशन। अब हम बात कर रहे हैं क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस आज भी हमको देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो दिल्ली के हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन आज भी इंडिया में
बराबर नहीं है। फ़िल्टरिंग आउट इफ़ेक्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुअर स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल और सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स झेलने पड़ते हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनकी फैमिली मेनली एग्रीकल्चर वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड होती हैं आज भी। एक चीज़ और है एम्प्लॉयबिलिटी गैप, ज़्यादा अच्छी डिग्री लेकिन हमको उतना अच्छा काम नहीं आता। मेनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आज भी ये चीज़ है, क्योंकि डिग्री तो है लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करती। ये इंडिया के स्किल एजुकेशन की सबसे बड़ी खामी है। डिजिटल डिवाइड की बात कर लेते हैं। डिजिटल डिवाइड में आपको देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेनली कोविड में देखा गया था कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मेनली अर्बन एरियाज़ में अच्छे काम कर रहे थे, रूरल एरियाज़ में इतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन ही नहीं है। ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आज भी हमको सोशल इनइक्वालिटी, असमानता देखने को मिलती है एजुकेशनल एक्सपांशन में। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, स्पेशली जब हायर एजुकेशन की बात आती है, क्योंकि वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट खर्चना होता है। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियली वीकर रहेंगी तो कैसे हायर एजुकेशन परस्यू करेंगी। अब हम कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। अभी जो इंडिया में कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। इंडिया में स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल इंडिया के तहत, जहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी और वोकेशनल स्किल मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ड स्किल, यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो स्किल इंडिया मिशन चालू किया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्किल इंडिया मिशन को कौन से ईयर में चालू किया गया था, और स्किल बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं इंडिया में और एमपी में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, ऑनलाइन लर्निंग रैपिडली इंक्रीज हुई, स्पेशली यूट्यूब पे आप काफ़ी सारे लेक्चर्स देख सकते हो, जैसा कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। ठीक है। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से बनाया गया है। इसके अंदर एआई को भी जोड़ा गया है और कोडिंग भी। ठीक है। स्टार्टअप कल्चर बड़ा बड़ा इंडिया में आईआईटी ग्रेजुएट्स हुए, और यहाँ पर ओवरऑल एआई बेस्ड सॉल्यूशन की आज की डेट में हम बात करते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। अब जो हमने आगे इमाल दुर्खेम की थ्योरी पढ़ी, तालकोट पर्सन की थ्योरी हम ऊपर कवर कर चुके हैं, उसको ही यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। ये अमृत सेन, जैन देरेजे और इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखदेव थोराट की। यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हायर एजुकेशन में कंटिन्यू है, इनका ये कहना है। और ये बताते हैं कि जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे फेस कर रहे हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के बच्चे हायर एजुकेशन में। ठीक है। तो ये सुखदेव थोराट का एक जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है उनका कहने का, और सही बात भी है, लेकिन आप इसको एक क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हम हमेशा सारे लेक्चर में कवर करते हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, तो यहाँ पर आपको मेरिटोक्रेसी का मीनिंग समझ में आएगा, सोशल मोबिलिटी। ठीक है। मैंने अभी आगे भी आपको समझाया था, मॉडर्नाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक साइंटिफिक सोच, साइंटिफिक लर्निंग बनाना। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस लेक्चर को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको जो है एक बार रिवाइंड कर सकते हो, एक बार पूरा। ठीक है। ओवरऑल अब हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या बात थी। ओवरऑल हुआ ये है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल ने काफ़ी सारे चेंजेस करे एजुकेशन में, एक एक इंजन की तरह काम करा समाज के बदलाव में, लेकिन आज भी हमको सोशल इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। यही सच्चाई है भारत की। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें दोनों ही बातें हैं, पॉजिटिव भी बात आपको देखने को मिली होगी, नेगेटिव भी बात आपको देखने को मिली होगी। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें आती हैं तो वहाँ पे आती है न्यूट्रलिटी, और हमको ये मेंटेन रखनी है। न्यूट्रल अप्रोच रखना ही पड़ेगा आपको आपकी लाइफ में। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि सिलेबस में मेंशन था स्ट्रेटिफिकेशन, एक बार फिर से सिलेबस तक चलते हैं। सिलेबस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्तरीकरण पर प्रभाव।
जो भारत का औद्योगिकरण और समाज में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, औद्योगिकरण के कारण, उसके कारण स्ट्रेटिफिकेशन में क्या चेंजेस हुए, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेटिफिकेशन को कवर करेंगे। उसके बाद क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कवर करेंगे। तो 2 लेक्चर में और ये पूरा बुलेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से सारी की सारी सोशियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा भारत मंथन अकेडमी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।